हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 11 का 1 से लेकर 100 तक 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मतलब कि 11 टेस्ट नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग 51 से 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक सही है। यहाँ पर 400 ऑप्शन है, इसमें से देख लेते हैं कौन सा एक सही है। यहाँ पर बोल रहा है लोमस ऋषि गुफा अजंता परिसर का हिस्सा है। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। इस पर देख सकते हैं कि क्या लोमस ऋषि गुफा अजंता की परिसर का हिस्सा है। और उसके बाद से बोल रहा है कि उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में विदिशा के पास अवस्थित हैं। और तीसरा नंबर दे रहा है बराबर गुफाएं भुवनेश्वर के पास अवस्थित हैं। उसके बाद से दे रहा है एलिफेंटा गुफाएं गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पर लोमस की गुफा के बारे में आप जानते होंगे कि यह जो है महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, बिहार में है। लोमस की गुफा कहाँ पर है? तो बिहार में है। लोमस ऋषि की गुफा बिहार में है। और इधर एक तो बराबर की गुफाएं भी बिहार में ही है। और यहाँ पर बिहार में है। और अजंता की गुफा कहाँ पर है जी? तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, लोमस की गुफा बिहार में है। इसका कभी सही होगा? एकदम सरासर गलती है। इसका ये कह रहा है बराबर की गुफाएं भुवनेश्वर में है। ये तो बिहार में ना है। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है भुवनेश्वर, तो इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। डी नंबर है एलिफेंटा गुफाएं गंगा नदी के तट पर स्थित है। एकदम गलती है कि एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा मुंबई के पास में है। एलिफेंटा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के पास में एक द्वीप पर है। मुंबई के पास में है। तो यहाँ पर गंगा का तट कैसे आ जाएगा? तो इसलिए डी नंबर भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदयगिरी की गुफा विदिशा के पास अवस्थित है। एक उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है जी? तो उड़ीसा में भी है। लेकिन उदयगिरी खंडागिरी जहाँ पर एक राजा खारवेल से संबंधित गुफाएं मिली हैं, लेकिन ये एक उदयगिरी विदिशा में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुर्खियों में रहा काशी घोषणा पत्र संबंधित है। काशी घोषणा पत्र 2020 G20 सांस्कृतिक ट्रैक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन से और उसके बाद से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त आंदोलन के लिए रोड मैप तैयार करने से। और इसके बाद से है 2 नंबर काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित है जी? और इसके बाद से बोल रहा है वाराणसी संधारणीय शहरी विकास के लिए नीतियां तैयार करने से है काशी घोषणा पत्र। या फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन सर्किटों को सुदृढ़ करने से है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्चुअल भी है थोड़ा सा, कैसे कि ये योजना बहुत पहले लागू हुआ था। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त आंदोलन के लिए रोड मैप तैयार करता है। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति आंदोलन का यह प्रयास है काशी घोषणा पत्र। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक और उनके साहित्यिक कृति यहाँ भी लिखी गई है। यहाँ पर लेखक और साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रहा है जी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था जी। और यहाँ पर वसुमित्र, विलिंद पनाहो और विल्हड़ देवी चंद्रगुप्तम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अश्वघोष। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी? तो सही कथन पूछा जा रहा है। सही कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर अश्वघोष बुद्ध चरित्र एकदम सही है। और इसके बाद से यहाँ पर विल्हड़ के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है वसुमित्र मिलिंद पनाहो, तो ये गलती है। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सुहरवादी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में जी? तो सुहरवादी सिलसिला। यहाँ पर दे रहा और कितना सही कथन का चयन करना है? सही कथन का चयन करना है सुहरवर्दी सिलसिला के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा संत हमीदुद्दीन नागौरी सुहरवर्दी सिलसिले से संबंधित थे। हमीदुद्दीन नागौरी सुहरवर्दी सिलसिले से संबंधित थे जी। उसके बाद से दे रहा सुहरवर्दी संत गरीबी का जीवन जीने में विश्वास करते थे। गरीबी का जीवन जीने में उन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर ये एकदम सरासर गलती है, क्योंकि ये जो सुहरवर्दी संत जो थे एकदम राजकीय जीवन जीते थे, गरीबी में नहीं बल्कि राजाओं के संरक्षण में जीते थे। ये तो चिश्ती सिलसिले के कौन से जी? तो यहाँ पर जो परिभाषा दे रहा है, चिश्ती सिलसिले के ऐसे लोग जो थे, चिश्ती सिलसिले के संत जो थे और सूफी जो थे, वे गरीबी में रहते थे, गरीबी में रहते थे और राजकीय सेवा को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों के दोनों गलती है। केवल एक सही है। हमीदुद्दीन नागौरी सुहरवर्दी सिलसिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है वैदिक पद, उसके बाद से वैदिक समाज में अर्थ। यहाँ पर दे रहा है पुरचरिष्णु युद्ध में प्रयुक्त एक चलायमान किला या युद्ध रथ को संदर्भित करता है। पुरचरिष्णु। उसके बाद से गोशु जो है गाय की खोज या गायों से लेकर होने वाले संघर्ष को संदर्भित करता है। उसके बाद से लांगल है कृषि में प्रयुक्त हल को संदर्भित करता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका काफ़ी अथी है। 1 नंबर एकदम सही है कि पुरचरिष्णु जो है कि युद्ध में प्रयुक्त एक चलायमान किला या युद्ध रथ को संदर्भित करता है। जैसे आप लोग महाभारत में भी देखे होंगे, वैदिक काल में महाभारत में ऐसे सामान्य तो नहीं दिखाई देता है कि एकदम सेम टू सेम, लेकिन एक ऐसा रथ भी देखे होंगे जिस पर क्या कहते हैं महल की तरह दिखाई देता है।
महल की तरह किला बना दिया जाता है और उसमें वो कहीं पर भी जा सकता है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का शयन कक्ष भी होता है, उसमें अंदर रहने के लायक भी होता है और घोड़े उसको खींच सकते हैं। तो ऐसा महाभारत के युद्ध में आप लोग देखे होंगे। तो ये एक नंबर सही है, पुरचेरीसुर उसको कहा जाता था। लेकिन जो गोशु है इसका संबंध गाय की खोज से लेकर नहीं है। गोशु का संबंध गाय की खोज से नहीं है। इसका संदर्भ किससे है जी? धन और संपत्ति से है। गोशु का संबंध धन और संपत्ति से, संघर्ष यहाँ पर दे रहा है। संघर्ष गोशु धन और संपत्ति को कहा जाता था। और लांगल जो है एकदम सही है, लांगल कृषि में प्रयुक्त हल को संदर्भित करता है। लांगल एक ठो इसको हल जो नालियाँ बनती थी उस उनको जो हल से जोतने वाले खेत को जब जोता जाता था तो जो नालियाँ बनती थी उनको सीता कहा जाता था, नाली को। लेकिन ये लांगल किसको कहा जाता था? हल को लांगल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ये पुरचेरीसुर सही है, लांगल सही है, लेकिन गोशु सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा। इसके बाद से 6 नंबर है, स्थापत्य संरचनाओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है जी? स्थापत्य संरचनाओं पर विचार करना है। तो दे रहा है यहाँ पर उपर्युक्त यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से कितने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा हैं? मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है जी। तो यहाँ पर दे रहा है सिवनेरी किला, खांदेरी, राजगढ़, कुंभलगढ़ किला। तो यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि क्या कुंभलगढ़ किला जो है, यहाँ पर कुंभलगढ़ किला क्या थी, क्या कहते हैं, मराठा परिदृश्य का है जी। यहाँ पर यही नहीं होगा। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है, ना कि महाराष्ट्र और मराठा क्षेत्रों से संबंधित है। यहाँ पर सिवनेरी भी एकदम सही है, खांदेरी किला भी है, राजगढ़ किला भी है, केवल कुंभलगढ़ किला मराठा परिदृश्य में नहीं है। तो 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संगम युग में प्रचलित सामाजिक संरचना के संदर्भ में विचार करना है। संगम युग के सामाजिक संरचना के संदर्भ में विचार करना है। संगम समाज में सती प्रथा निषिद्ध है। सती प्रथा निषिद्ध है संगम समाज में। उसके बाद हल चलाने जैसे कृषि कार्य मुख्यतः निम्नतम वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित थे। उसके बाद से है यहाँ पर दे रहा है समाज की विभाजन रेखा निर्धारित करने के लिए धनी कुलीनों को एनाड़ी की उपाधि दी जाती थी जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है संगम समाज में सती प्रथा निषिद्ध था, ऐसा कुछ नहीं था। सती प्रथा होता था वहाँ पर भी, लेकिन मतलब इतना पूर्णतः प्रचलित नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वो एकदम जबरन नहीं था, लेकिन चलता था। लेकिन कुछ जो भी महिलाएं सती होती थी उनको काफ़ी सम्मान मिलता था और ये मन के ऊपर होता था। जो महिला चाहे सती हो सकती थी, जो ना चाहे वे सती नहीं हो सकती थी संगम काल में। तो यहाँ पर निषिद्ध बोला था, इसीलिए गलती हो जाएगा। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर समाज की विभाजन रेखा निर्धारित करने के लिए एनाडी की उपाधि दी जाती है। कुलीनों को एनाडी कहा जाता था, एकदम ये गलती है। एनाडी का संबंध इससे नहीं है। यहाँ पर हल चलाने जैसे कृषि कार्य मुख्यतः निम्न वर्ग के सदस्यों तक सीमित था। तो ये तो आज भी सत्यापित है। तो वैदिक युग और संगम युग तो छोड़िए, आज भी वैसा ही है कि हल और बैल चलाने का काम आज भी निम्न वर्ग के लोग ही करते हैं। तो ऑप्शन केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। आप देख लेते हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अमीर खुसरो द्वारा रचित थी या थी? अमीर खुसरो द्वारा रचित थी। तो यहाँ पर सही कथन चयन करना है। तो यहाँ पर देगा तूतीनामा, मिफ्ताह उल फुतूह, और यहाँ पर नूह सिपेहर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो दे रहा है मिफ्ताह उल फुतूह जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित है एकदम। और यहाँ पर नूर सिपेहर भी है। लेकिन ये तूतीनामा जो है, तूतीनामा थी अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है, बल्कि इसके राइटर का नाम शायद राइटर का नाम कुछ और है, काफ़ी आसान नाम है। इसमें ये खासियत है तूतीनामा में अकबर ने भी तूतीनामा को नक्साबी ने लिखा था। किसने जी? तो नक्साबी। और ये इसकी एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें तूतीनामा में अकबर ने भी कई सारे चित्र बनाए हैं। लगभग 140 शायद माना जाता है कि 140 या फिर 120 चित्र अकबर ने भी बनाकर इसमें छापे हैं। तूतीनामा क्या है? तो तोते की कहानी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एक तोता है जो कि कहानी सुनाता है, उससे संबंधित है तूतीनामा की कहानी। तो 2 और 3 सही। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लोग ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास के बारे में, जैन धर्म अनेकांतवाद के दर्शन पर आधारित है। जैन धर्म अनेकांतवाद पर आधारित है जी। उसके बाद से है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। उसके बाद से कह रहा है माध्यमिक और योगाचार जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। ये दोनों तो एकदम सही है कि जैन धर्म अनेकांतवाद के दर्शन पर आधारित है। और दूसरा नंबर दे रहा है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। एकदम यह भी सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है माध्यमिक और योगाचार जैन के उप संप्रदाय है, एकदम सरासर गलती है। कैसे कि माध्यमिक और योगाचार जो है जैन के नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के हिस्सा है। तो यहाँ पर एक तीसरा गलती है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, वैदिक युग और महाजनपद काल के बीच के संदर्भ में कौन सा शेष सही है या है? वैदिक युग और महाजनपद काल के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर दे रहा है वैदिक काल में विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था।
लेन देन जो था, वैदिक काल का लेन देन वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, जबकि महाजनपद काल में धातु से बने सिक्कों का प्रयोग होता था। वैदिक काल का विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से, जबकि महाजनपद काल में धातु से बने सिक्कों का प्रयोग होता था। और उसके बाद से दिया है, उसके बाद से किस तरह से ऑप्शन है जी, तो यहाँ पर सही कथन चुनना है, केवल एक केवल दो ऐसे करके दिया हुआ है, केवल एक केवल दो, एक और दो, दोनों न तो एक न तो दो, ऐसे करके दिया हुआ ऑप्शन देख लीजिए एक बार। उसके बाद से अब हम लोग बनाएंगे। इसमें दे रहा है वैदिक काल में विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, जबकि महाजनपद काल में सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया। और उसके बाद से दे रहा है महाजनपद काल में कृषकों द्वारा राजा को स्वैच्छिक भुगतान। अब देखिए महाजनपद काल में स्वैच्छिक भुगतान, ये तो देख कर ही सरासर गलती हो जाएगा। एक नंबर एकदम सही है कि वैदिक काल तो पुराना था और वहाँ पर पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिसमें से गाय ज़्यादा थी, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय ही होता था। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, लेकिन दूसरा नंबर एकदम गलती है कि महाजनपद काल में स्वैच्छिक भुगतान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो केवल एक ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दासों के कल्याण के लिए अलग सरकारी विभाग की स्थापना की? दासों के कल्याण के लिए सरकारी विभाग की स्थापना की और उन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया, हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया, शाही कार्यालयों में नियुक्त किया। यहाँ पर कौन सा सही होगा जी? यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, एकदम इसके बारे में इनके बारे में पढ़े होंगे। इन्होंने दीवाने बंदगान बनवाया था, जिसमें जो कि दासों को 1,80,000 दास थे। इसमें शाही कारखाने, जो कि शाही कारखानों का प्रबंधन करते थे, बाग बगीचे का प्रबंधन करते थे, विभिन्न शहरों का निर्माण करते थे, जैसे फिरोजाबाद, तुगलकाबाद जैसे कई शहरों का निर्माण और विकास किया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो एकदम सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्त्र मिसाइल, यहाँ पर बोल रहा है अस्त्र जो है DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको BV राम जिसको बोलते हैं, एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। केवल एक केवल दो ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर यह DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी BV राम है। इसे अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक विमानों से लड़ने और नष्ट करने के लिए परिकल्पित किया गया है। यह मिसाइल दिन और रात में मार करने में सक्षम है। यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सभी तीन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण है। कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण है शिलालेख 10 में, शिलालेख 13 में, अर्थशास्त्र में, सारनाथ स्तंभ में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 13वें शिलालेख में। इसीलिए तो कलिंग के साथ युद्ध का विवरण है, इसीलिए तो धौली और जौगढ़, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग क्षेत्र उस समय नाम जाना जाता था, तो धौली एवं जौगढ़ अभिलेखों में, धौली एवं जौगढ़ लेखों में इसके बारे में जानकारी नहीं है और यहाँ पर है। इसीलिए 13वां शिलालेख कहाँ पर नहीं है जी? तो धौली और जौगढ़ में नहीं है। कैसे कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी है और कलिंग युद्ध के बारे में कलिंग के लोग जानते तो थोड़ा सा असंतोष फैलता अशोक के प्रति, इसीलिए वहाँ पर नहीं लिखा है। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में थांगता क्या है? भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में थांगता जो है यहाँ पर दे रहा है, यह एक मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तहाँ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, और थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो एकदम मिल जाएगा आंसर कि ये जो है थांगता जो है एक मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला ही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। शिवाजी के अष्ट प्रधान प्रणाली के अंतर्गत गुप्तचर कार्य और घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी था। कौन जो था शिवाजी के अष्ट प्रधान प्रणाली के अंतर्गत गुप्तचर कार्य और घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी था? यहाँ पर दे रहा है मजुमदार, दबीर, पंडित राव, वाकियानवीस। तो यहाँ पर गुप्तचर कार्य के लिए कौन जिम्मेदार था जी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकियानवीस जो था। यहाँ पर वाक और नवीस लिखाई दे रहा है, वाक और नवीस दोनों मिलकर गुप्त वार्तालाप की बात स्पष्ट करते हैं। पंडित राव पंडित जी को कहा जाता था। मजुमदार जो थे, मजुमदार सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। मजुमदार जो थे पत्रों का लेन देन करते थे। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाकियानवीस, अब नेक्स्ट है लेखक और कृति। लेखक और कृति के बारे में बिल्हड़, कुमारचरित, बिल्हड़ जो था कुमारचरित, हेमचंद्र, विक्रमांक देवचरित, कल्हड़, राजतरंगिणी। यहाँ पर विल्हड़ विक्रमांक देवचरित, विल्हड़ जो थे दे रहा है कुमार पाल चरित, तो एकदम ही सरासर गलती है। ऐसी की कुमार पाल चरित किसके द्वारा लिखा गया था जी? तो हेमचंद्र सूरी द्वारा, हेमचंद्र ऐसे कह सकते हैं, हेमचंद्र सूरी द्वारा कुमार पाल चरित लिखा गया था। विल्हड़ के द्वारा क्या लिखा गया है? तो विक्रमांक देवचरित, विल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देवचरित लिखा गया है। यहाँ पर ये ऐसे है और ये इससे मिलान करता है।
कल राज तरंगिणी तो सबसे पॉपुलर बुक है। यहाँ पर ये एकदम सही है, ये दोनों गलती हैं, ऐसे कि क्रॉस दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही सुमिलित लगाना है तो सही केवल एक ही नहीं हो जाएगा जी। अब देख लेते हैं, भारत पर सिकंदर के आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है, सिकंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के माध्यम से सीधे पंजाब को पार करते हुए भारत पहुंचा। कह रहा है सिकंदर काराकोरम के माध्यम से सीधे पंजाब को पार करते हुए भारत पहुंचा। और इसके बाद से दे रहा है कि हाइडेस्पिस के युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी विजय की स्मृति में नाइसिया नामक नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या चुनना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। एकदम यह तो एकदम सही है भारत पर यहाँ पर, लेकिन दूसरे पहला नंबर जो दे रहा है, सिकंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के माध्यम से सीधे पंजाब को पार करते हुए भारत पहुंचा। तो अब देखिए काराकोरम है कहाँ, मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे कुछ इस तरह से हमारा कुछ भारत है, ऐसे कुछ भारत है, आप लोग मैप में देख सकते हैं, ऐसे कुछ भारत है। तो यहाँ पर काराकोरम कहाँ पर है, काराकोरम तो लगभग यहाँ पर न है जी, काराकोरम तो इधर है। तो क्या इधर से सिकंदर आया था, तो एकदम सरासर गलती है, सिकंदर तो इधर इस मार्ग से ना आया था जी। तो यहाँ पर काराकोरम यहाँ पर है, सिकंदर ऐसे कहाँ से जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर एक गलती हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन अभिलेखों में उल्लेखित उपरिक और उद्रंग किससे संदर्भित करते हैं। उपरिकर और उद्रंग यहाँ पर दे रहा है, न्यायिक दंड, कृषि कर, व्यापार शुल्क या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की उपाधियां। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कर को उपरी कर, यहाँ पर देख सकते हैं कर ही लगा है, उपरी कर और उद्रंग, यहाँ पर कृषि कर में ये जुड़े होते थे। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेर शाह सूरी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक पहल की गई थी। कौन सी सुधारात्मक व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेर शाह सूरी द्वारा कौन सी पहल की गई थी जी। तो यहाँ पर दे रहा है, कर संग्रह, केवल प्रवेश स्थल और बिक्री स्थल पर ही अनुमति देना। और उसके बाद से दे रहा है, स्वर्ण रजत सिक्कों की धातु सामग्री का मानकीकरण करना। उसके बाद से है, राजमार्गों पर सरायों के एक विशाल तंत्र की स्थापना। तो ये तीनों के तीनों शेर शाह सूरी से के सुधारों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही कथन चयन करना है, तीनों के तीनों सही हैं। अब दिया गया है, हाल ही में सुर्खियों में रहे गैस फ्लेयरिंग पद का सर्वोत्तम वर्णन है, गैस फ्लेयरिंग। और देखिए गैस फ्लेयरिंग थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी है। यहाँ पर दे रहा है, प्राकृतिक गैस को पाइपलाइनों में परिवहन के लिए संप्रेरित करने की प्रक्रिया पर गैस फ्लेयरिंग है जी। उसके बाद से है, तेल निष्कर्षण के दौरान उत्सर्जित प्राकृतिक गैस पर का नियंत्रित दहन है। तो अब दूसरे आगे जाकर गैस, यहाँ पर यहीं से पढ़ सकते हैं, गैस हो गया। और फ्लेयरिंग मतलब कि उड़ा कर जलाना, जो धाह निकलता है उसको फ्लेयर बोलते हैं। तो जो धाह निकलता है तो उसको फ्लेयर, आप लोग भी इसको टीवी में कई बार देखे होंगे, न्यूज़ में भी रहता है कि कुछ इस तरह से पाइप रहता है नीचे की तरफ और ऊपर आग जलते रहता है। तो यही है जहाँ से गैस और प्राकृतिक तेल निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे हानिकारक गैसें निकलती है जिसको कैप्चर कर पाना काफ़ी नुकसानदायक होता है और उसको नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो हानिकारक गैसें हैं यहाँ से निकलती हैं और अपने से इसको आग लगा दिया जाता है कि वायुमंडल में स्वतः रूप से ना छूटे। तो ये जलते रहता है, जितना इसमें से गैस निकलता है हमेशा जलते ही रहता है, इसी को गैस फ्लेयरिंग कहते हैं। यहाँ पर एकदम सही है, नियंत्रित दहन है, नियंत्रित मात्रा में दहन किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे पाइप लगाकर ऊपर न किया जाए तो यहाँ से ये इधर उधर फैल जाएगा और पूरे वातावरण में फैल कर कहीं पर भी चल सकता है जहाँ पर भी आग मिलेगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में विचार कीजिए। अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा, अमर नायक सैन्य अधिकारी थे, क्या थे जी, तो अमर नायक जो थे सैन्य अधिकारी थे। उसके बाद से दे रहा है, राजा जो थे अमर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते थे। उसके बाद से दे रहा, अमर नायकों के पास एक कर वसूलने का अधिकार था, कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, सैन्य अधिकारी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी होते थे, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, और कर वसूलने का अधिकार भी था। तो तीनों के तीनों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करना। यहाँ पर तेरा कंबोज, गांधार, मगध, अस्मक, यहाँ पर सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो दे रहा है कैसे करना है जी, तो उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है यही देख लेना है। सबसे उत्तर में कंबोज ही है। कंबोज कहाँ पर है जी, तो यहाँ पर अफगानिस्तान में ही पड़ता है। उसके बाद से गांधार है और मगध तो आप जानते ही हैं मगध कहाँ पर पड़ता है। और अस्मक जो है अभी एक करके देख लेते हैं। कंबोज जो कि अफगानिस्तान में है ये तो बताइए, और गांधार आज भी कंधार के नाम से प्रचलित है। आज में इसको क्या कहते हैं, कंधार।
कंधार के नाम से प्रचलित है, अफगानिस्तान का ये दोनों क्षेत्र है। और उसके बाद से मगध जो है ये तो बिहार में है, और असमक जो है ये इस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम रेगुलर रूप से दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। गुप्त प्रशासन में साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। और गुप्त प्रांत साम्राज्य प्रांतों में राज्यपाल के प्रांत जो थे राज्यपाल के अधीन थे, और प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका नेतृत्व प्रमुख करते थे स्थानीय प्रमुख। प्रांतीय इस अब कह रहा है यहाँ पर कौन से क्रमशः प्रांतीय राज्यपाल और जिला प्रमुखों को सही रूप से दर्शाते हैं। प्रांतीय राज्यपाल को क्या कहा जाता था और जिला प्रमुखों का कहा जाता था, यही शब्द फैक्चुअल है। ये हिस्ट्री में याद करने वाला विभिन्न अधिकारी, जब आप लोग मौर्यकाल के संदर्भ पढ़िएगा तो लगभग 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने जी? 18 तीर्थ जो कि प्रमुख अधिकारी थे, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष, जैसे शुल्काध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, कुणियाध्यक्ष, ये सभी अध्यक्ष थे। और यहाँ पर तीर्थ जो थे प्रमुख अधिकारियों को कहा जाता था। तो यहीं पर जो दे रहा है कि राज्यपाल को क्या कहा जाता था जी, तो यहाँ पर गुप्त काल में राज्यपाल को उपरिक कहा जाता था। और उसके बाद से क्या कहते हैं, जिला प्रमुखों को विषयपति कहा जाता था। तो एकदम यही ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बताइए यहाँ पर क्या दे रहा है, उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रम। अच्छा, अब पहले से प्रारंभ नहीं बल्कि इतना ही ध्यान देना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन घटना घटी, मान लीजिए कि 1 महीने में 30 दिन होता है, 30 घटनाएं घटी, तो कौन सी घटना 1 तारीख को घटी, कौन सी घटना 2 तारीख को, कौन सी घटना 3 को, कौन सी 4 को, ऐसे सजा देना है। तो सबसे पहले कौन घटी थी जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। रजिया का दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरोहण कब हुआ था जी, ये हुआ था आपका 1236 में। उसके बाद से रुद्रमा देवी का काकतीय राजवंश की शासिका बनना। और उसके बाद से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी कब हुआ था जी, तो 1346 में हुआ था जी। सॉरी, यहाँ पर एक यही रहेगा, ये काट दीजिए, ये 1346 में ही हुआ था। और रुद्रमा देवी का तो इसके अनुसार भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि एक तो ऑप्शन ज्ञात भी ना हो, तभी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर रुद्रमा के देवी का थी जो थी काकतीय राजवंश की शासिका थी, लगभग इनका थी था 1280 के आसपास था, या फिर 89 या फिर 80 ऐसे ही कुछ था। तो 1289 के आसपास में था ये। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन घटना घटी है जी, तो 1236 वाला 1 नंबर, उसके बाद से 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर सबसे पहले, उसके बाद से 3 नंबर, उसके बाद से कौन सी घटना घटी है जी, तो 4 नंबर, 2 3 4, उसके बाद से 1। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है जी, 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कालानुक्रम में व्यवस्थित हो चुका है। यहाँ पर 1280 शायद या फिर 89 कुछ भी हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकता है, 1280 या फिर 1289। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए क्षमता निर्माण आयोग का नेतृत्व करता है, जिसको सीबीसी कहते हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए क्षमता निर्माण आयोग, जिसको सीबीसी कहते हैं, का नेतृत्व करता है। यहाँ पर तेरा गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सचिव, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री। यहाँ पर सही तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिव जो है वही मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए क्षमता निर्माण आयोग का नेतृत्व करता है। क्षमता निर्माण आयोग का नेतृत्व सचिव करता है, ना कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पेंशन मंत्री। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में देखे गए ऑपरेशन महादेव पद का सर्वोत्तम वर्णन, ऑपरेशन महादेव। अब देखिए, इसी तरह से ऑपरेशन जितने भी चलाए गए हैं उन सबको याद करना काफी जरूरी हो जाता है हर एग्जाम के लिए। अब ये नहीं कि केवल ऐसा लगता है कि जब ऑपरेशन के बारे में लिखवाया जाता है, इसको हम कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में, हम अपने जो करंट अफेयर्स क्लास में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, विभिन्न ऑपरेशन जो भी चलाए गए हैं समय समय पर, तो वहाँ पर ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसको, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना का एक आतंकवाद रोधी अभियान ही है, सॉरी ये नहीं, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे क्षमता पर्वतीय युद्ध हिमालयी राज्यों में, और उसके बाद से मध्य भारत में प्राचीन शैव मंदिरों का डिजिटलीकरण से कोई संबंध नहीं है, आतंकवाद विरोधी से ही है ऑपरेशन महादेव, जो कि अमरनाथ यात्रा को भी सुगम बनाया जा सके। और जो पहले अमरनाथ यात्रा या फिर कश्मीर के क्षेत्र में जब यात्री जाते थे महादेव के स्थलों से संबंधित मंदिरों में, तो वहाँ पर उनके साथ अपराध जो होता था उसी को रोकने में भी सहायक है, इसलिए ऑपरेशन महादेव नाम रखा गया है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, वज्रयान बौद्ध धर्म के संदर्भ में विचार करना है। वज्रयान बौद्ध धर्म, यहाँ पर लिख रहा है, इसने विशिष्ट रहस्यमय समाधान साधनों के माध्यम से एक ही जीवन काल में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना पर बल दिया। वज्रयान के संदर्भ में दे रहा है। ऑप्शन का तरीका देख लीजिए, जब लंबा क्वेश्चन हो तो ऑप्शन का तरीका देख लीजिए, और एलिमिनेशन मेथड हो तो ज़्यादा खुश हो जाइए, और ये ऐसे कुछ मुस्का दीजिए, काहे से कि दांत दिखा के मुस्काइएगा, काहे से कि ये जो है
एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगने वाला, एक भी सही गलती मिला तो हम लोग का सही हम लोग का आंसर मिलना एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा है इसने विशिष्ट रहस्यमय साधनों के माध्यम से एक ही जीवन काल में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना पर बल दिया। किसके संदर्भ में जी? तो वज्रयान। तो एकदम यह सही है, ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही है। और दूसरा नंबर दे रहा है वज्रयान सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म के एक अलग संप्रदाय के रूप में उभरा, फिर अन्यत्र प्रसारित हुआ। अब बताइए, कह रहा है कि वज्रयान सबसे पहले चीन में उभरा जी, सरासर गलती है। यह जो है अमरावती कला जो है, या फिर कह सकते हैं असमक जो महाजनपद, या फिर कह सकते हैं कि दक्षिण के जो क्षेत्र थे वर्तमान में आंध्र प्रदेश, अमरावती तो उसी में आता है। अमरावती मंदिर के पास में ही इसका प्रारंभ हुआ वज्रयान का, और शेष भारत में ही फैलता चला गया। तो यहाँ पर ये चीन में तो नहीं हो सकता है। उसके तो दूसरा नंबर जैसे ही गलती मिला, दूसरा खत्म, तो हम लोग को सी नंबर ऐसे ही मिल गया, तीसरा नंबर पढ़े चाहे नहीं। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड मिल जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा खुश होना चाहिए। अब दे रहा है महायान बौद्ध धर्म की एक पश्चातवर्ती शाखा के रूप में विकसित हुआ। तो एकदम सही, बाद में जाकर महायान धर्म का विकास हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गुप्त काल के संदर्भ में विचार करना है। गुप्त काल के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर तेरा नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध विद्वान समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे जी। गुप्त विद्वान समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और उसके बाद से गुप्त शासकों ने मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को अपनाया। उसके बाद से प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री पाहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। और क्या पूछा जा रहा है जी? तो सही कथन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर इसमें और खुश होने की जरूरत है, कैसे कि यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ मुझे दांत दिखा के। तो यहाँ पर दे रहा है कि नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध विद्वान समुद्रगुप्त के। अब बताइए, नवरत्न समुद्रगुप्त के जी, तो एकदम सरासर गलती है। कैसे कि नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ पर एकदम सरासर गलती हो, एक गलती मिल गया। और देखिए एलिमिनेशन मेथड, एक गलती। अब देखिए आंसर तो सरासर मिल गया। अब दूसरा तीसरा पढ़े चाहे नहीं, हम लोग आंसर मिल गया। तो इस तरह से भी दिमाग लगाना। अब तो शायद पहले सारा क्वेश्चन लगभग एलिमिनेशन मेथड पर ही आता था 2023 से पहले, लेकिन 2023 से थोड़ा सा बदला है। फिर भी 25 से 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पर आराम से बन सकते हैं। एक भी ऑप्शन सही गलत मिला कि हम लोग का आंसर सही आ सकता है। 25 से 30 नंबर कम नहीं होता है, तो इस पर ध्यान देना है एलिमिनेशन मेथड पर। अब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। कहा पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, सही को अभी दिमाग में मत रखिएगा। यहाँ पर दे रहा हरिहर बुक्का ने 1326 में नींव रखी थी। अब यहाँ पर क्या देखना है? ये तो सही ना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। यहाँ पर दे रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद से दे रहा है विजयनगर के शासकों ने पंपापति को अपना संरक्षक देवता और कुल देवता बनाया था। पंपा नदी के तट पर है पंपापति मंदिर, तो उसी को। और विजयनगर साम्राज्य उड़ीसा के गजपति वंश का समकालीन था। बताइए, इस पर ध्यान दीजिए। सॉरी, यहाँ पर दे रहा है कि बुक्का यहाँ पर की थी, हरिहर बुक्का नहीं की थी, एकदम सही है। लेकिन जो यहाँ पर दे रहा है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हो। बताइए, तुंगभद्रा जो नदी है यहाँ पर दक्षिण भारत है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से निकलती है, तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से ऐसे कुछ बनती है तुंगभद्रा नदी। कह रहा है उत्तरी तट पर, एकदम सरासर गलती है। कैसे कि इसका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर, विजयनगर तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर है, ना कि उत्तरी तट पर। एकदम सरासर ये गलती है, सॉरी गलती ही पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानुजाचार्य के संदर्भ में विचार करना है, रामानुजाचार्य। और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर बोल रहा है विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य ने। उसके बाद से दे रहा है उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि संसार केवल एक माया है। संसार एक केवल माया है किसने कहा था जी? तो शंकराचार्य जी ने। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने इसको अस्वीकार कर दिया, तो इसलिए यह सही है। और विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो हम सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय लोक चित्रकला परंपराओं पर विचार कीजिए। भारतीय लोक चित्रकला परंपराओं पर विचार करना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जी? तो कौन सी पूर्वी भारत के प्रमुख रूप से पाई जाती है? पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर तेरा मधुबनी, पट्टचित्र, वर्ली। यहाँ पर मधुबनी तो एकदम सही है, पूर्वी भारत का प्रमुख। पट्टचित्र भी है, लेकिन यहाँ पर वर्ली जो है, वर्ली कहाँ पर है जी? तो महाराष्ट्र में होता है। वर्ली महाराष्ट्र में होता था, पश्चिमी भारत में होना चाहिए था। यहाँ पर पूर्वी भारत पूछा जा रहा था। तीसरा नंबर गलती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी पहले ही दांत दिखा दीजिए, एकदम खुश हो जाइए कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। तो यहाँ पर तीन गलती ऐसे भी ऑप्शन नंबर ए निकल आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा पत्तन नगर नहीं है? पत्तन नगर नहीं है। यहाँ पर चनहोद्रो, सुतका गेंडोर, कुंताशी, बालाकोट। यहाँ पर सही आंसर दे रहा है कौन सा एक पत्तन नगर नहीं था। यहाँ पर सुतका गेंडोर। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा भारत का मैप और ठीक है दिखाते हुए, हम लोग पश्चिमी भारत को दिखाते हुए हम लोग भारत का मैप ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से है हमारा।
कुछ अब यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूत्का गेंडोर यहाँ पर है, हिंद महासागर और अरबियन ओशियन जिसको बोल सकते हैं, अरबियन ओशियन यहाँ पर है, ये सूत्का गेंडोर तट के पास है। सारा सर एकदम हो जाएगा कि ये क्या कहते हैं इसको, पत्तन नगर को ही जाएगा। उसके बाद से दे रहा है कुंतासी, कुंतासी कहाँ पर है जी, तो कुंतासी यहाँ पर है, यह भी पत्तन नगर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है, कुंतासी यहाँ पर है। उसके बाद से बालाकोट, बालाकोट आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन चंदहुदड़ो कहाँ पर है जी, तो चंदहुदड़ो इतना अंदर है, तो पत्तन नगर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर ए ही नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसी को नहीं चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी भी बताना है सबसे पहले कौन घटना घटी थी। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा युद्ध, खनवा का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था जी, तो यहाँ पर 1576 अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा रणजीत सिंह, गलती, महाराणा प्रताप के बीच लड़ाया गया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था जी, तो 1700 बोल रहे हैं, 1656-57 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, 57 ही लिख देते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था जी, चौसा या बिलीग्राम का युद्ध जिसको बोलते हैं, 1539 में हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर खनवा का युद्ध देख लेते हैं, 1529 में हुआ था, 1528 या 29 में हुआ था, 28 में हुआ था खनवा का युद्ध। तो यहाँ पर जो है इसको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, कैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन घटना घटी थी जी, 1529 लिखिए, 1529 सबसे पहले तो यही ना हुआ था जी। उसके बाद से क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, तो 4-3 हो जाएगा। उसके बाद से कौन सी घटना हुआ था जी, हल्दी घाटी का युद्ध 1 हो जाएगा। उसके बाद से सामूगढ़ का युद्ध तो 2 हो जाएगा, 4-3-1-2 कहाँ पर है जी, 4-3-1-2 बी नंबर पर ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करना है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, इसमें दे रहा है इथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड लगने वाला सही को चयन करना है, थोड़ा सा कम मुस्कुराइएगा, कहीं से कि एक ही दांत दिखाइएगा, कहीं से इसमें थोड़ा सा अगर ये कुछ सही होता है, अगर एक से जुड़ा हुआ है तब तो सही गलती हो जाएगा, ना तो ज़्यादा थोड़ा सा कम एलिमिनेशन मेथड लगेगा, फिर भी ठीक है। भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है इथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। और उसके बाद से है यहाँ पर 1 नंबर सर गलती हो जाएगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को, सॉरी यहाँ पर दूसरा नंबर जो दे रहा है भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद से दे रहा है इथेनॉल का उत्पादन कई प्रकार के अपरिष्कृत सामग्री से किया जा सकता है, जिसमें गन्ना, टूटे हुए अनाज, मक्का आदि, शेष चावल, तो एकदम यह सही है। लेकिन 1 नंबर जो दे रहा है इथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है, तो यह भी एकदम सही है। यहाँ पर ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शासन देवी का तात्पर्य है। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के शासन देवी, यहाँ पर दे रहा है जैन धर्म में तीर्थंकरों से संबंध रक्षक देवी से संबंधित है शासन देवी। उसके बाद से दे रहा है रक्षक देवी को शासन देवी कहा जाता है। उसके बाद से वज्रयान बौद्ध धर्म में उपासना की जाने वाली ज्ञान की देवी, वज्रयान ज्ञान की देवी शासन देवी। उसके बाद से दे रहा है शाक्त धर्म में दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी। उसके बाद से दे रहा है कालमुख शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना से संबंधित देवी। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर एकदम सही है, जैन धर्म में तीर्थंकरों से संबंध रक्षा की देवी को शासन देवी कहा जाता था नहीं, अभी भी कहा जाता है, तीर्थंकरों से संबंध रक्षक देवी। यहाँ पर ये नंबर सही है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है वज्रयान की ज्ञान की देवी, तो इनको क्या कहा जाता है जी, तो पद्मावती देवी, पद्यावती या पद्मावती जिसको बोलते हैं, पद्यावती कुछ इस तरह से लिखा जाता है, या फिर पद्मावती बोला जाता है। उसके बाद से यहाँ पर शाक्त धर्म में क्या कहा जाता था जी, ऊर्जा की देवी को क्या कहा जाता था जी, शाक्त धर्म के ऊर्जा की देवी को अंबिका क्या कहा जाता थी, तो अंबिका कहा जाता था। और इसके बाद से यहाँ पर दे रहा कालमुख शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना से संबंधित देवी को क्या कहा जाता था जी, तो चक्रेश्वरी देवी, शायद चक्रेश्वरी ही देवी कहा जाता था, चक्रेश्वरी। तो इन सबको ध्यान में देखिएगा, जब धर्म के बारे में, प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़िएगा तो ये सब मिलते रहता है, पद्यावती, अंबिका, चक्रेश्वरी। यहाँ पर अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है वह एक विदेशी यात्री था। अच्छा, यात्री के संदर्भ में यहाँ पर देख लेना कि कौन से विदेशी यात्री के संदर्भ में विचार हो रहा है। यहाँ पर दे रहा है विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार के दौरान दौरा किया था। अब देखिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब ये बता दिया कि देवराय द्वितीय के समय आया था, विदेशी यात्री था, तो ये देख करने लग जाएगा कि अब देखिए क्या फर्नावो नूनीज आया था जी, या फिर डोमिंगो पेस। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रजाक जो था द्वितीय के समय आया था, देवराय द्वितीय के समय। और देवराय प्रथम के समय कौन आया था जी? यहाँ पर देवराय अब्दुल रजाक तो द्वितीय के समय आया था, तब यहाँ पर तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैंडाला पक्षी के संदर्भ में विचार कीजिए। गैंडाला पक्षी के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर दे रहा है यह हिमालय और तिब्बत के पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों का देशज पक्षी है। गैंडाला पक्षी यह हिमालय और तिब्बत के पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों का देशज पक्षी है गैंडाला। उसके बाद से दे रहा है यह स्वर पक्षी जिसको वोकल बर्ड जो अपने अपने मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध है, मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध है जी। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर यह पक्षी IUCN के रेड लिस्ट के में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। यहाँ पर एक नंबर एकदम सही है। गैंडाला क्या कहते हैं, तो यह हिमालय और तिब्बत के पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देशज पक्षी है, यह तो एकदम सही है। यहाँ पर दे रहा है यह स्वर पक्षी या फिर वोकल बर्ड जो अपने मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलती है, कैसे ये मधुर नहीं गाती है, ये रहस्यमयी रहती है, काफी कम दिखाई देती है गैंडाला, और छुप कर बोलती है और कभी कभी बोलती है, इसीलिए इसको अद्भुत पक्षी कहा जाता है, लेकिन स्वर इसका अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर दे रहा है रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, तो यह गलती है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, बल्कि यह तो केवल लिस्ट कंसर्न है। क्या है जी, तो लिस्ट कंसर्न है, LC जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 नंबर में गलती है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। और देख लेते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार के संदर्भ में अलवार संत संख्या में 12 थे। क्या कह रहा है जी, तो अलवार संत संख्या में 12 थे। अलवार संत बौद्ध विचारों के बड़े समर्थक थे। और उसके बाद से दे रहा है अलवार बौद्ध के समर्थक थे। उसके बाद से अक्का महादेवी अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। अक्का महादेवी अलवारों में एकमात्र महिला संत थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थोड़ा सा चार्ज में लगाती है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, अलवार संतों की संख्या 12 थी। लेकिन जो दूसरा नंबर तेरा अलवार संत बौद्ध विचारों के बड़े समर्थक थे, एकदम सरासर गलती है। अलवार किनको बोला जाता था जी, तो वैष्णव भक्तों को अलवार बोला जाता था, वैष्णव। क्योंकि अब यहाँ पर बौद्ध और अलवार की बात हो रहा था। बौद्ध जो थे वे तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और वैष्णव जो थे विष्णु को ही ईश्वर मानते थे, तो एक दूसरे पर समर्थक कैसे हो सके। और यहाँ पर तेरा अक्का महादेवी अलवार संतों की में एकमात्र महिला थी। यहाँ पर अक्का महादेवी नहीं होगा, बल्कि अंडाल जिसको बोलते हैं, अंडाल जो थी ये जो थी संबंधित थी अलवारों से। तो 2 और 3 गलती हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है प्रसिद्ध साहित्य कृतियां अमुक्ता माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचा गया है जी। अमुक्ता माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम, यहाँ पर मौलिक मोहम्मद जायसी, हरिशेर, तेनाली रामकृष्णन और कृष्णदेव राय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एकदम ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। यहाँ पर अमुक्ता माल्यदा में ही ये मतलब कि राजकीय आदर्श बनाने का प्रयास किया गया है। और ये जो कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश से संबंधित थे, संगम क्या कहते हैं इसको, संगम वंश के ही तुलु वंश से संबंधित है विजयनगर साम्राज्य के शासक तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय। और इन्होंने जो अमुक्ता माल्यदा पुस्तक लिखी थी, इसमें आदर्श राजा की कल्पना की गई थी, आदर्श राजा के संदर्भ में विचार किया गया था कि आदर्श राजा होना चाहिए यहाँ पर, और जो कर कमी कर सके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देख लेते हैं युगों पर विचार करना। यहाँ पर दे रहा है प्राचीन पत्तन नगर वर्तमान अवस्थिति। यहाँ पर दे रहा है सालियूर, प्राचीन नगर पत्तन। और यहाँ पर दे रहा है सालियूर तमिलनाडु में। उसके बाद दे रहा है मुजरिस केरल में, घंटासला आंध्र प्रदेश, ताम्रलिप्ति यहाँ पर पश्चिम बंगाल दे रहा है। यहाँ पर जो है सालियूर तमिलनाडु में एकदम सही है। तो मुजरिस केरल जो कि केरल का प्राचीन काल से मतलब चेर राजवंशों ने इसको विकसित किया था मुजरिस। घंटासाला आंध्र प्रदेश एकदम सही है, घंटासला तो ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल एकदम सही है। चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही कथन चयन करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तेरा हाल ही में भारत को पिपरहवा के अवशेषों की हांगकांग में बिक्री योजना को रोक दिया जाने के बाद वापस सौंप दिया गया। ये कलाकृतियाँ
किस धर्म से संबंधित है? आप देखिए इतना लंबा देने के बाद केवल इस समाचार का बात है, समाचार का बात तो ये हो गया, लेकिन पूछा क्या क्या गया है, तो केवल इतना ध्यान देना है कि पिपरवा कलाकृतिया का संबंध किस धर्म से है। तो पिपरवा में जन्म किसका हुआ था जी? तो यहाँ पर पिपरवा में ही माना जाता है, उत्तर प्रदेश का पिपरवा जो क्षेत्र है वहीं पर माना जाता है कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था। पहले माना जाता था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन अब जो है जो शोध कर रहे हैं तो कहते हैं कि ना, ये तो उत्तर प्रदेश के पिपरवा में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, साहित्यिक स्रोत और ठीक कहते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है पिपरवा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS जिसको बोलते हैं, विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है इस योजना का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, या फिर इसके बाद से दे रहा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE को इस योजना का प्रशासक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं BEE, तो इस प्रशासक नियुक्त किया गया है जी। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सरासर गलती है, ऐसे कि दे रहा है कि CCTS का 1986 के तहत गठित किया गया था, तो ये एकदम सरासर गलती है। इसको कैसे गठित किया गया था जी? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम EC एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत गठित किया गया है। 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, उसी के तहत CCTS को गठित किया गया है, ना कि EPA 1986 के तहत। और दूसरा नंबर एकदम सही है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा अभ्यास, यहाँ पर सहभागी देश, यहाँ पर दे रहा टेलिस्मेन सेबर अभ्यास USA के साथ, जा माता नेपाल, बोल्ड कुरुक्षेत्र श्रीलंका। यहाँ पर जो दे रहा है एक नंबर जो दे रहा है टेलिस्मेन सेबर अभ्यास USA, यहाँ पर एकदम सही है ये कि टेलिस्मेन सेबर अभ्यास में USA भी शामिल होता है। और दूसरा नंबर जो दे रहा है जा माता नेपाल के साथ, तो यह एकदम गलती है, जा माता नेपाल के साथ नहीं होता है। यह जो है जा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जा मतलब जापान, जापान के साथ ही होता है। तटरक्षकों को ये विशेष जो है, और अब काफी बाद में शुरू किया गया होगा, 2023 या फिर 2024 में ही शुरू किया गया है जा माता को। और ये जापान के साथ, जा मतलब जापान और माता भारत से संबंधित है। यहाँ पर नेपाल के साथ नहीं होता है, तो B नंबर गलती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किसके साथ होता है जी? तो सिंगापुर के साथ होता है, सिंगापुर के साथ होता है, ना कि श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन केवल एक सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सही कथन, तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा वल्लभाचार्य ने भगवान शिव की उपासना पर आधारित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की, पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद से दे रहा है, यहाँ पर लंबा क्वेश्चन है तो इसको आंसर पहले देख लीजिए इसमें, और खुश हो जाइए ऐसे कि इसमें ये एलिमिनेशन मेथड से संबंधित है, तो खुश हो जाइए दांत निकाल के। ऐसे कि बड़ा क्वेश्चन हो तो सबसे जरूरी है कि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हो, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेना जरूरी है सबसे पहले, और सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर जो दे रहा वल्लभाचार्य ने भगवान शिव की उपासना पर आधारित पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी। और उसके बाद से दे रहा है दादू दयाल ने वर्तमान गुजरात और राजस्थान में निर्गुण संत परंपरा का प्रचार किया था, तो यह एकदम सही है। लेकिन वल्लभाचार्य के संबंध में जो दे रहा है शिव की नहीं बल्कि भगवान विष्णु के संदर्भ में था, ये भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित है वल्लभाचार्य, ना कि शिव की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गलती होते ही तो 1 और 4 तो खत्म हुआ, बाकी है और 2 तो सही है। अब देख लेते हैं, सूरदास 16वीं शताब्दी के संत थे जिन्होंने कृष्ण पर केंद्रित पदों की रचना की थी, तो एकदम सही है, ये पूछने का बात नहीं है। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में विचार करना, यहाँ पर दे रहा है वे शवदहन क्रिया जैसे अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, वे शवदहन क्रिया जैसे अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, वीर शैव और या लिंगायत। और इसके बाद से दे रहा है सही कथन का विचार करना है, सही कथन चयन करना है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लग सकता है लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है, वे शवदहन क्रिया जैसे संस्कार नहीं करते थे, वीर शैव और दफन करने पर विश्वास करते थे, दफन किया जाता था इस वीर शैव वाले को। वे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में विश्वास नहीं करते थे, तो ये भी सही है। वे जैन धर्म के विचारों का समर्थन करते थे, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा ही है वीर शैव, क्या लिखा है जी? लिखा है वीर शैव, शैव है, तो क्या वे जैन धर्म के समर्थन करेंगे? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलती है, तो 1 और 2 सही एकदम, 3 नंबर गलती है। अब देख लेते हैं, आहर संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहर संस्कृति यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित है। कौन सा? आहर संस्कृति। और इसके बाद से है
और ये थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है तो ऑप्शन पहले लंबा क्वेश्चन है तो ऑप्शन पहले देख लीजिए और एलिमिनेशन मेथड देख लीजिए और खुश हो जाइए दांत निकाल के। ऐसे कि ये एलिमिनेशन मेथड है। लंबा क्वेश्चन में सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलती, और ऑप्शन क्या है, क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड एकदम बढ़िया से लग सकता है। यहाँ पर जो दे रहा आहार संस्कृति, यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित है। एकदम सही है जी, आहार संस्कृति। उसके बाद से सफेद रंग से चित्रित आकृति वाले काले या लाल मृदभान इस संस्कृति की विशिष्ट विशेषता है। तो एकदम 2 नंबर भी सही है। और तीसरा नंबर जो दे रहा है निवासा और त्रिपुरी इस संस्कृति के महत्वपूर्ण। और देखिए निवासा है कहाँ, तो निवासा तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में ये पूरा पाषाणी के स्थल काल के स्थल भी है निवासा और चिल्की। तो यहाँ पर निवासा महाराष्ट्र में है, तो एकदम सरासर गलती हो जाएगी। तो तीसरा नंबर गलती है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। थर्ड गलती 1 2 चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। पूर्वी तट पर स्थित गंडक सेला और गंजम इस राजवंश के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन थे। गंडक सेला और गंजम समुद्री पत्तन थे। उसके बाद से और उसके बाद से दे रहा है कि गाथा सप्तशती, जिसे सप्तशती भी कहा जाता है, इस शासन काल से संबंधित थी। यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा राजवंशों का नाम दिया हुआ है। कई सारे राजवंशों का नाम दिया हुआ है और इनसे संबंधित वाक्यांश दिए हुए हैं और पहचान लेना है कि कौन से राजवंश के बारे में। यहाँ पर गंडक सेला और गंजम समुद्री पत्तन है। गाथा सप्तशती, जिसे सप्तशती भी कहा जाता है, प्राकृतिक साहित्य एक उत्कृष्ट कृति है। यहाँ पर दे रहा है इस राजवंश के शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षित दिया था। व्यापक सबसे दक्षिण भारत में व्यापक राजवंश कौन था जी, तो सातवाहन थे। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये गंजम क्षेत्र गंडक सेला जो थे यहाँ पर इन्हीं के क्षेत्र में था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, सातवाहनों से संबंधित था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पर दे रहा है धन धान्य कृषि योजना। अब योजना से संबंधित धन धान्य कृषि योजना निम्नलिखित संबंधित कथनों पर विचार कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी कम फसल उत्पादकता वाले जिलों की समस्याओं का समाधान करना है जी। और उसके बाद से है कि इस योजना का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पहला नंबर तो एकदम सरासर गलती। और सही कथन पर विचार करना धन धान्य कृषि योजना, ये एकदम गलती है। सभी फसल, अब देखिए जौहर का पुड़िया तो यही ना है। जिलों की समस्याओं का समाधान करना है, जिलों की समस्याओं का समाधान करने इसका लक्ष्य है, लेकिन सभी फसलों पर बात कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसे अब किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है, तो एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राजवंश के संदर्भ में उल्लेख है और कौन सा राजवंश की परिभाषा में आता है। पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था। कौन सा ऐसा राजवंश था जब पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था। यह हजारों स्तंभों वाले मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोहिनूर हीरा इस राजवंश के शासनकाल में प्राप्त हुआ। इस राजवंश को आज भी जल संरक्षण तालाबों के सर्वोत्तम उपायों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इस साम्राज्य ने इस्लामी आक्रमण का भी सामना किया। कौन सा राजवंश था जी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकतीय जो थे। अब हीरा को केवल हीरा का बारे में ही पता हो तो ये एकदम सरासर लग जाएगा, काकतीयों से संबंधित है। अब निम्नलिखित देशों में से कितने अवकुश के सदस्य राष्ट्र हैं। अवकुश के सदस्य राष्ट्र यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, यूएसए, उज्बेकिस्तान। तो देखिए अवकुश ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तो ए से क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद से यूएसए आ गया। अब इन लोगों का काम जो परिभाषा में आते ही नहीं है, इसको याद करने का भी तरीका है। अवकुश ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का एक परमाणु पनडुब्बी समझौता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, 1 2 और 5 सही है। यहाँ पर केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवकुश में 3 देश शामिल हैं। तो अब इस क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।